आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे समाज में रहते जहां आपकी पहचान ही आपके अधिकार तय करती हो, तो आप क्या करते? यही थे डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान उन्होंने देखा कि विदेशी हुकूमत ने कुछ प्रतिनिधि संस्थाएं तो दीं, लेकिन वह असली स्वराज्य का विकल्प नहीं थीं। अब आप पूछ सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने सुधार क्यों नहीं किए? दरअसल अंबेडकर ने साफ कहा था कि अंग्रेजों ने अछूतों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई, इसलिए वे स्वशासन के पक्षधर बने। लेकिन साथ ही उन्हें डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता सिर्फ उच्च जातियों के पास न चली जाए। यहाँ एक दिलचस्प टर्म है, राजनैतिक समझौता। अंबेडकर ने इसे जरूरी माना ताकि अछूतों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में सुरक्षित रहें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सत्ता में भागीदारी ही काफी है? नहीं, बाबा साहेब ने कहा कि अगर दलितों को बराबर अधिकार नहीं मिले तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं। इस तरह ब्रिटिश राज में रहते हुए भी अंबेडकर ने न्याय, समानता और स्वशासन की नींव तैयार करना शुरू कर दिया। यही थी उनकी दूरदृष्टि कि कोई भी स्वतंत्रता सामाजिक समावेश के बिना अधूरी है। क्या कभी आपने सोचा है कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? महज चुनाव जीतना या जनता को असली ताकत देना? अंबेडकर के लिए लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का जरिया था। वो कहते थे, जहाँ जाति व्यवस्था है वहाँ असली लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। यहाँ दो अहम टर्म्स हैं, संसदीय लोकतंत्र और सामाजिक समानता। एक तरफ संसदीय लोकतंत्र हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक समानता के बिना ये अधूरा है। अब आप सोच सकते हैं, क्या लोकतंत्र और समाजवाद साथ चल सकते हैं? बाबा साहेब का जवाब था बिल्कुल। उन्होंने राज्य समाजवाद का विचार रखा, जिसमें सरकार कृषि और उद्योग को नियंत्रित करती है, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर। कल्पना कीजिए, अगर किसान राज्य के साथ मिलकर सामूहिक खेती करें और उद्योगों का मालिकाना हक भी सरकार के पास हो, तो क्या होगा? इससे हर वर्ग को बराबरी का मौका मिलेगा और शोषण पर लगाम लगेगी। तो अंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का टूल बनाया। यही है उनकी सोच की गहराई, बदलते भारत का खाका। अब चलिए एक दिलचस्प सवाल पूछता हूँ, क्या आज भारत में जो भी अधिकार और आज़ादी हमें मिलती है वो अपने आप आई है? नहीं, इसके पीछे है एक महान व्यक्ति, डॉ. अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। 1947 में जब संविधान सभा बनी, अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी कानूनी समझ और दुनिया के संविधानों का ज्ञान, दोनों का मिला जुला असर भारतीय संविधान में दिखता है। अब तकनीकी शब्द, मौलिक अधिकार और संवैधानिक नैतिकता। मौलिक अधिकार वो ढाल हैं जो हर नागरिक की आज़ादी की रक्षा करते हैं, और संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कानून के राज में सबका सम्मान। आप सोचेंगे, क्या ये अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? नहीं, आर्टिकल 32, जिसे अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते थे, हर नागरिक को न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यही असली सुरक्षा है। संविधान में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए जो प्रावधान हैं, वो अंबेडकर की समानता और न्याय की सोच का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी संविधान हमें एकजुट रखता है। क्या आपने कभी सोचा है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कब मिला, या फिर शादी में जाति की दीवारें कब टूटी? इसका श्रेय भी अंबेडकर को जाता है, खासकर उनके हिंदू कोड बिल के प्रयास को। 1948 में जब नेहरू ने अंबेडकर को नया हिंदू कानून बनाने की जिम्मेदारी दी, तब उनका मकसद था महिलाओं को बराबरी और न्याय मिले। इस बिल में उत्तराधिकार और विवाह अधिकार जैसे दो क्रांतिकारी शब्द आए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या समाज ने इसे आसानी से स्वीकार लिया? बिल्कुल नहीं। कट्टरपंथियों ने जबरदस्त विरोध किया, यहाँ तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति भी इसके खिलाफ थे। आखिरकार निराश होकर अंबेडकर को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में यही बिल 4 हिस्सों में पास हुआ: हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, संरक्षण अधिनियम और दत्तक व पोषण अधिनियम। महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा और तलाक के अधिकार मिल गए। तो अगली बार जब आप किसी महिला को उसके अधिकारों का उपयोग करते देखें, याद रखिए, अंबेडकर की इस विरासत ने भारतीय समाज को बदलने की बुनियाद रखी थी।